हेलो स्टूडेंट्स, आज नीट क्वेश्चन बैंक 2D मोशन के साथ हम उपस्थित हैं और आज के क्लास के डिस्कशन का मेन मोटो है सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डाउट्स होता है 2D मोशन से रिलेटेड, वैसे ही डिस्कशन को हम करेंगे। तो 2D से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्टडी करें, उसके बाद इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। Two particles A and B move with constant velocities V1 and V2। दो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2। देखो तो ऐसा डायग्राम हमने कंसीडर किया है। इनिशियल पोजीशन पर ये r1 इनिशियल पोजीशन, r2 इनिशियल पोजीशन है, ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है। मतलब t=0 पर ये पोजीशन हमने डिस्क्राइब किया है। आगे क्या लिखा है? द कंडीशन ऑफ पार्टिकल्स A एंड B और देयर कोलिजन। A और B अगर कोलाइड करता है तो उसका क्या कंडीशन होगा? कोलाइड करता है मतलब दोनों एक पॉइंट पर आ जाएगा। मान लो ये यहां से किस डायरेक्शन में चला है पता नहीं है, ये यहां से किस डायरेक्शन में चला है ये पता नहीं है, बट ये पता है कि जहां भी कोलिजन करेगा that must be a single point। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर ये कोलिजन करता है। अगर ये P पॉइंट पर कोलिजन करता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इसको कॉमन पॉइंट की ओर डायरेक्ट कर रहा हो। इसका मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। ये V1 इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा स्ट्रेट लाइन पर, इसका वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका v1t हो जाएगा और इसका v2t हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि P पॉइंट पर दोनों कोलिजन कर रहा है तो ऑरिजिन से दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन। एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों का पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल अवेलेबल है, एक OAP और दूसरा OBP। इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल OAP में जो इक्वेशन आप देख रहे हैं वो इक्वेशन है क्या? ये r1 वेक्टर और ये v1t वेक्टर हेड पोजीशन में है। तो ट्रायंगल में दो वेक्टर्स जो हेड पोजीशन में होता है उसका हम एडिशन करते हैं और तीसरा वेक्टर जो डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की ओर होता है वह हमारा दोनों का रिजल्टेंट होता है। मतलब ये वेक्टर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो r1 प्लस v1t इक्वल टू वेक्टर r। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जैसे आपने ट्रायंगल OAB में लिखा है, OAB या OAP है, देख लो तो OAP है। आप लोग एक बार फिर से क्लियर कर लें, OAP है। OAP ट्रायंगल में r1 प्लस v1t इक्वल टू वेक्टर r है। अब सिमिलर वे में जैसे आपने OAP में देखा उसी तरीके से OBP में देखें। तो इन ट्रायंगल OBP ट्रायंगल में r2 प्लस v2t इक्वल टू वेक्टर r। देखो तो यहां से ये r2 प्लस v2t इक्वल टू वेक्टर r। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can equate r1 plus
v1t इक्वल टू r2 प्लस v2t। अब यहां से आप देखें तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1t। अब दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से हम आगे सोचेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए चौथा नंबर ऑप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो टाइम भी गायब है, क्रॉस्ड। सेकेंड नंबर ऑप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी क्रॉस्ड। थर्ड नंबर ऑप्शन r1 क्रॉस v1 इक्वल टू r2 क्रॉस v2, ये भी क्रॉस। तो आप कहेंगे कि जब वन ऑप्शन करेक्ट करना है तो 3 रिजेक्टेड हो गया तो फर्स्ट सेलेक्टेड हो गया, मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या रहा होगा ये इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसे। अब इस बात को आधे मिनट में आप लोग खुद जरा सोचिए, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आधे मिनट में आप लोगों ने क्या सोचा है, ये इक्वेशन 3 इसको अगर कंसीडर कर लें तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आप लिखोगे, r1 माइनस r2 इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि आखिर मैंने मैग्नीट्यूड क्यों सोचा, इसलिए कि फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है उसमें आप देखें ऊपर वेक्टर लिखा हुआ और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, हमने दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में टाइम नहीं है। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 जब आप करेंगे तो सेम रिजल्ट आ रहा है जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। सारे स्टूडेंट समझ चुके हैं या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? Second number question, the position vector of a particle vector r as a function of time is given by। पोजीशन वेक्टर के लिए स्मॉल लेटर आर लिखते हैं, बट यहाँ पर कैपिटल लेटर आर है तो यहाँ भी कैपिटल लेटर आर ही आप कर लीजिए। 4 sin 2 pi t वेक्टर i प्लस 4 cos 2 pi t वेक्टर j, Which one is the wrong option? इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? ए ऑप्शन में एक्सेलरेशन का रिजल्ट दिया हुआ है, बी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का रिजल्ट दिया हुआ है, सी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन में पाथ ऑफ द सर्कल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि ये जो गिवन वेक्टर इक्वेशन है पोजीशन वेक्टर का, इस पोजीशन वेक्टर के इक्वेशन से वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके हेल्प से जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तब ये चारों ऑप्शन को सर्च करने में हमें आसानी होगा कि आखिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो सबसे पहली बात वेलोसिटी की करते हैं और सारे स्टूडेंट आप लोग समझते हैं, बहुत बेसिक बात है, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t का कॉफिशिएंट बगल में आ जाएगा, 8 पाई cos 2 पाई t वेक्टर i प्लस 8 पाई साइन 2 पाई t वेक्टर j। लेकिन cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे। आप लोग देख लीजिए एक बार, किसी को कोई दिक्कत? साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, t का कॉफिशिएंट बगल में। अब यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर हमने कैलकुलेट किया है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt होगा
और जब dv बाई dt करेंगे तो 2 पाई फिर बगल में आएगा, cos का माइनस साइन होगा, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी वेक्टर आई। फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस 16 पाई cos 2 पाई टी वेक्टर जी। यहाँ पर 2 पाई बाहर आएगा तो 16 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। डी में पाथ बोला है, पाथ का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, पाथ का डिसीजन एक्स वाई के रिलेशन से लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वह क्या दिया हुआ है, 4 साइन 2 पाई टी, और वाई कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, 4 cos 2 पाई टी। हमने अभी तक क्या किया, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट किया, डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट किया, उसके बाद पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखा और वाई कंपोनेंट लिखा। आधे से 1 मिनट का टाइम मैंने आप लोग के लिए दिया, आप लोग सोचिए, डिसाइड कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आधे से 1 मिनट जो टाइम हमने आप लोग को दिया, आप लोगों ने क्या क्या सोचा है देखिए। तो ये जो पहला लाइन हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में कोफिशिएंट ऑफ फाई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर रूट cos स्क्वायर 2 पाई टी साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 पाई मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कहीं दिया हुआ ऑप्शन में सी ऑप्शन क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, आ क्या रहा है 8 पाई मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है। पहला स्टेप हमने देखा, उससे सी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है, और शायद रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा गया है। नीट के क्वेश्चन में मोर देन वन करेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो चुका है। इसके आगे आप सोचिए या ना सोचिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी में हमारा डिटेल डिस्कशन होना जरूरी है, इसलिए बाकी स्टेप को भी एनालाइज कीजिए। ये जो डिफरेंशिएशन के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा है, इसके बदले देखिए तो आप क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर कॉमन कर लिया दोनों में से, 4 साइन 2 पाई टी आई प्लस 4 cos 2 पाई टी जी। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए, वेक्टर आर दिया हुआ है ये, इसका मतलब वेक्टर ए इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर वेक्टर आर। और आप लोग जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच नेगेटिव साइन होता है तो वेक्टर एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो वेक्टर ए वेक्टर आर से अपोजिट होगा, तो वेक्टर ए अगर इधर होगा तो निश्चित रूप से वेक्टर आर इधर होगा, अपोजिट होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर। माइनस आर का मतलब क्या है, आर जिधर है उसके अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज, इस ऑप्शन को सोचने से पहले नीचे जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, कैसे आया समझ में आया। आप देखिए तो 4 स्क्वायर इसलिए हमने लिखा कि 4 स्क्वायर कॉमन है, और आगे लिखना है तो शौक से आप लिख सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे स्टूडेंट समझते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर किसका इक्वेशन है, सर्कल का, और ये 4 क्या हो जाएगा, रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू 4 मीटर। मतलब पाथ इसका सर्कल होगा और उस सर्कल का रेडियस 4 मीटर होगा। पाथ ही सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। डी भी आपका करेक्ट है। और सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v स्क्वायर बाई आर पहले से जानते हैं, मतलब बी नंबर भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो देख लीजिए ए बी डी करेक्ट है, सी रॉन्ग है, और सेलेक्ट क्या करना है, रॉन्ग आंसर को। इसलिए आंसर हमारा इसमें आंसर कौन हो रहा है, सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 3, पोजीशन वेक्टर R इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व किया था, इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था। पोजीशन वेक्टर R गिवन था, आगे क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, इसमें ओनली वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा गया है, इसलिए फर्स्ट स्टेप इसको आप डिफरेंशिएट कर लें। v इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन इसका जब आप करेंगे तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर जी। ये वेलोसिटी वेक्टर जब हमने कैलकुलेट किया है तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पर आप केयरफुली देखें, कुछ रिलेशन आपको जरूर नजर आ रहा होगा। जैसे वेक्टर आर इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वेक्टर आई प्लस ए साइन ओमेगा टी वेक्टर जी। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आर डॉट वी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट 0 इस बात को इंडिकेट करता है कि पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखिए चारों ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो इसमें लिखता है कि वेलोसिटी पोजीशन से पैरेलल होगा, गलत है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि ऑरिजिन से अवे डायरेक्टेड होगा या किधर होगा। सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर्स ओमेगा इज गिवन। Omega is given and position vector r is also given. You have to calculate the linear velocity. You know the formula for linear velocity v equal to omega cross r. कुछ स्टूडेंट गलती से याद रखते हैं v equal to r cross omega। ये फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला ये करेक्ट है। इस फार्मूला और इस फार्मूला में ऑर्डर चेंज होने से प्लस और माइनस का मिस्टेक होता है। आप ये कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है। क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सारे स्टूडेंट सीख चुके हैं। ओमेगा क्रॉस आर है, ओमेगा वेक्टर को आप पहले रखिए, आर वेक्टर को नीचे रख लीजिए। 5i माइनस 6j प्लस 6k। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले बताया गया होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म i j k, कोफिशिएंट 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6 6। इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, आई जब लेंगे तो ये कवर कर दीजिए, ये कवर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई से -4 × 6 -6 × 1 आई के बाद प्लस जे नहीं माइनस जे होता है, आप लोग को याद होगा।
और माइनस जे जब लिखेंगे फिर इसी तरीके से जे के सामने ये कॉलम को कवर कर दीजिए, ये रो को कवर कर दीजिए। 3 5 1 6, 3 into 6 1 into 5, 3 into 6 minus 1 into 5 प्लस के ये और ये कवर कर लीजिए, -6 into 3 minus 5 minus 4। आधे से 1 मिनट का टाइम दिया, आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर में बताइए क्या होगा। देखिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट के द्वारा अभी तक जो आंसर मुझे बताया गया है ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू -18i माइनस 13j प्लस 2k। अब इसमें 4 ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये बी नंबर में दिख रहा है, इसलिए आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F। फोर्स वेक्टर गिवन है एक्टिंग एट द पॉइंट vector r. Vector r is the position vector and vector F is the force vector, and you have to calculate the torque. You know the torque vector tau equal to r cross F. You know the torque vector tau equal to r cross F. r पहले है F बाद में है, तो इसके कैलकुलेशन में r क्रॉस F के कैलकुलेशन में r वेक्टर को आप पहले रख लें और F वेक्टर को उसके बाद में रखें। यह अरेंजमेंट आपके लिए बेहतर होगा। 7i प्लस 3j प्लस k एंड F इक्वल टू -3i प्लस j प्लस 5k। r क्रॉस F जब निकालेंगे तो i हो गया यहाँ पर 3 1 1 5 माइनस j 7 -3 1 5 प्लस k 7 -3 3 1। इस तरह का डिस्कशन अभी इससे पहले वाला न्यूमेरिकल में भी था। 4 नंबर भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, ओमेगा क्रॉस आर जो आपने कैलकुलेट किया है। चलिए आधे मिनट के अंदर आप लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। आधे मिनट के अंदर कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा आंसर। चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर बताया गया है ये आंसर आ रहा है। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, डी में आंसर डी। प्रॉब्लम नंबर 6 में 6 वेक्टर्स वेक्टर ए टू एफ डायग्राम में दिखलाया हुआ है। वेक्टर ए राइट डायरेक्शन में, वेक्टर बी डाउन डायरेक्शन में, वेक्टर सी राइट डायरेक्शन में, वेक्टर डी अप डायरेक्शन में, वेक्टर ई लेफ्ट डायरेक्शन में, वेक्टर एफ इस तरीके से है। लेफ्ट एंड अप के बीच मतलब -x प्लस y का इन बिटवीन लाइन कहीं भी हो सकता है। इस तरीके से 6 वेक्टर्स रिप्रेजेंट किया है। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको कौन सा करेक्ट है ये सेलेक्ट करना है। देखिए जब भी 2 वेक्टर का एडिशन तीसरे के इक्वल लिखा जाता है तो या तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है या तो पैरेललोग्राम लॉ को। तो आप या तो ट्रायंगल लॉ बनाकर चेक कर लें या तो पैरेललोग्राम लॉ को। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, दोनों में से एक डिसाइड हमें करना है। तो चलिए मैं ट्रायंगल लॉ से सोचता हूँ। ट्रायंगल लॉ से अगर सोचता हूँ तो ये ए नंबर करेक्ट होगा अगर बी और सी हेड टेल में होगा। बी और सी कैसे होना चाहिए, हेड टेल में, और एफ कैसे होना चाहिए, हेड हेड में या टेल टेल में। अब देखिए बी और सी का यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे तो बी वेक्टर ऐसे है और सी वेक्टर ऐसे है, और एफ वेक्टर की बात करेंगे तो एफ वेक्टर ऐसे है। अब जरा देखें आप, ये सी है ये बी है, तो बी को यहां पर ले आए, बी को यहां पर ले आए, ये ट्रायंगल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये एफ हो गया। अब आप देखें यहाँ पर तो सी और बी और एफ सभी हेड टेल में है। जब सभी हेड टेल में तीनों का तीनों वेक्टर होता है तो b प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू 0 होगा। मतलब b प्लस सी इक्वल टू एफ गलत ऑप्शन है, तो ए नंबर रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से 1 मिनट का टाइम दिया, आप लोग जरा सभी को सोचिए तो बारी बारी से, और कौन सा फाइनल आंसर आता है फिर बताइए। अभी हमने ए नंबर ऑप्शन को चेक किया था, ये गलत था। आप लोगों को जो टाइम हमने दिया उसमें आप लोगों ने सारे स्टूडेंट ने बी भी चेक किया है, सी भी चेक किया है, डी भी चेक किया है। कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगर सी नंबर करेक्ट है तो सी को भी हम चेक करके देख लेते हैं, जो आप लोग के द्वारा सजेशन आ रहा है। डी प्लस ई इक्वल टू एफ। डी और ई वेक्टर का पोजीशन पहले देखिए कैसे डिस्क्राइब किया गया है। डी वेक्टर आपका इस तरीके से है, ई वेक्टर इस तरीके से रखा गया है, डी वेक्टर और ई वेक्टर। एफ वेक्टर की आप बात करेंगे तो एफ वेक्टर इस तरीके से प्लेस्ड है। इसको अपने पैरेलल शिफ्ट कर लें, इसको अपने पैरेलल अगर शिफ्ट कर लें तो ये ई हो गया, एफ हो गया, डी हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ट्रायंगल में हेड टेल वाले का एडिशन पहले आप देखें तो ई और डी हेड टेल में है, इसलिए ई और डी को आप ऐड करते हैं। तो ई और डी को ऐड करेंगे तो ये हेड हेड में है और ये टेल टेल में है। इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन रिजल्टेंट हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट है, इसलिए सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस से फायर किया गया है, जिस वेलोसिटी से फायर किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये 5 मीटर पर सेकेंड के वैल्यू को आप u कंसीडर कर लीजिए एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर? थीटा के एंगल। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल जहां से थ्रो किया गया है वो अर्थ नहीं है, एक दूसरा प्लैनेट है। अर्थ नहीं, दूसरा प्लैनेट है। तो दूसरे प्लैनेट से जो थ्रो किया गया है इसके वेलोसिटी को u2 ले लेते हैं, इसको u1 ले लिया और इसको u2। एट द सेम एंगल, एंगल सेम है, थीटा का वैल्यू दोनों के लिए सेम है। बट आगे लिखा है फॉलो द ट्राजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दोनों प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्ट्री सेम है, दोनों प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्ट्री सेम है। अभी तक आपने जो डेटा देखा है वो डेटा क्या है? u1 और u2 अलग अलग दिया हुआ है। u1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, u2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है? देखिए द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity on the planet is, planet पर acceleration due to gravity आपसे पूछा गया है। मतलब planet का acceleration due to gravity g2 ले लें तो ये हमें फाइंड करना है, और अर्थ के सरफेस पर acceleration due to gravity g1 ले लें तो इसका वैल्यू g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का फॉर्मूला आप लिखिए, जो प्रोजेक्टाइल अर्थ से थ्रो किया गया है उसके लिए, फिर आप लिखिए उस प्रोजेक्टाइल के लिए जो प्लैनेट से थ्रो किया गया है। अर्थ से जो थ्रो किया गया है उसके लिए आप लिखेंगे y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ g1 एक्स स्क्वायर वाई u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस हाफ
g2x स्क्वायर y u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों ट्राजेक्टरी अगर सेम है तो दोनों ट्राजेक्टरी सेम होने के लिए y के इक्विवेलेंट है, x के इक्विवेलेंट है, थीटा के इक्वल है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब gy u1 स्क्वायर और g2y u2 स्क्वायर भी एक दूसरे के क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी दोनों ट्राजेक्टरी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से g1y u1 स्क्वायर इक्वल टू g2y u2 स्क्वायर। तो g2 का वैल्यू आप क्या कैलकुलेट करेंगे, u2y u1 का स्क्वायर इंटू g1। तो g2 इक्वल टू u2y u1, u2 का वैल्यू 3, u1 का वैल्यू 5, g1 का वैल्यू 9.8। ये हो गया 9/25 इंटू 9.8। चलिए आप लोग कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए तो कितना वैल्यू इसका आ रहा है। चलिए तो आप लोगों ने कैलकुलेट करके जो आंसर बताया वो 3.5 आ रहा है। इसमें चेक कीजिए 3.5 फर्स्ट नंबर ही है, तो आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद स्पीड पूछा गया है। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जब u भी वेक्टर फॉर्म में है, a भी वेक्टर फॉर्म में है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू है, ये पोजीशन या टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपली जो वेक्टर फॉर्म में है उसको वेक्टर फॉर्म में ही हम अगर प्लेस कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3i प्लस 4j प्लस 0.4i प्लस 0.3j इंटू टी का वैल्यू 10 सेकेंड दिया हुआ है, 10 आउटपुट करना। यहाँ से देखिए 3i प्लस 4j प्लस 4i प्लस 3j, टोटल वैल्यू i को i से ऐड कर लीजिए 7i प्लस 7j। ये वेलोसिटी हो गया। स्पीड कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, स्पीड v इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड का वैल्यू आ रहा है। अब देख लें आंसर बी नंबर आ रहा है। सेकेंड मेथड इसको कैसे आप सोचेंगे, सेकेंड मेथड आप x एंड y कंपोनेंट में अलग अलग सोच सकते हैं। 3i है उसको आप लिख सकते हैं ux इक्वल टू 3, uy इक्वल टू 4। एक्सेलरेशन से लिख सकते हैं ax इक्वल टू 0.4, ay इक्वल टू 0.3। अब x एक्सिस के अलोंग पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर y एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा vx इक्वल टू ux ax इंटू टी। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो 3 प्लस ax का वैल्यू 0.4 इंटू 10। तो आप देख लीजिए 3 प्लस 4 7 हो गया। तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड आया। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, अब उसी तरीके से y डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब y डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। अब यहाँ से आप देखें तो uy का वैल्यू कितना होगा, uy का वैल्यू 4, ay का वैल्यू 0.3 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये vx और vy दोनों पता हो गया, तो स्पीड का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड।
इस प्रॉब्लम नंबर 9 में अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x y are 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0। इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 0 पर 2i प्लस 3j गिवन है। 6 मीटर 7 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये इनिशियल नहीं है और ये फाइनल भी नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल के इन बिटवीन है। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये पोजीशन है, इसका मतलब 5 सेकेंड का पोजीशन 13i प्लस 14j। We have to calculate the average velocity from t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड। आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होता है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 5 माइनस 0। अब यहां से देखिए, इसमें से इसको आप माइनस कीजिए, और 5 से डिवाइड कीजिए। फाइनल वैल्यू एवरेज वेलोसिटी का देखिए क्या रहा है, ये 11i प्लस 11j डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड आंसर है। कोई ऑप्शन इसमें देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, the velocity of a projectile at the initial point A is, initial point A पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी दिया हुआ है। ये वैल्यू अगर आप u लेते हैं तो u का x कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड है और u का y कंपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब अप डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हैं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जिस पॉइंट पर आता है वहां पर स्पीड सेम होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होने से ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहता है। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं करता है, सिर्फ चेंज वाई कंपोनेंट होता है। यहाँ वाई कंपोनेंट अप डायरेक्शन में है और यहाँ पर वाई कंपोनेंट डाउन डायरेक्शन में होगा। एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब पहले भी 2 था, अब भी 2 रहेगा। वाई कंपोनेंट पहले कितना था देख लीजिए, 3 है अप डायरेक्शन में, तो यहाँ पर -3 मीटर पर सेकेंड डाउन डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी हमसे पूछा गया, वही पूछा है ना, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट का वेलोसिटी अगर ये ले लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, vb इक्वल टू 2i माइनस 3j मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, x and y coordinates of the particle at any time are x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 second is, t equal to 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। x और y दिया हुआ है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं 5t माइनस 2t स्क्वायर वेक्टर i प्लस 10t वेक्टर j। पोजीशन से वेलोसिटी में आने के लिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट आप करें dr बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 माइनस 4t वेक्टर i 10 t का वैल्यू dt बाई dt 1 हो जाएगा वेक्टर j। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 5 माइनस 4t वेक्टर i प्लस 10j। अब यहां से आप देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, dv बाई dt, तो dv बाई dt करेंगे
तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 -4 dt/dt वेक्टर I और 10 कांस्टेंट है 0। अब यहां से वैल्यू कितना आ रहा है -4I मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देखिए -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी नंबर है, ये हमारा आंसर सी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स एक ए ले लीजिए, दूसरा बी ले लीजिए, दोनों का सम कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ये कहता है इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स ए और बी के डिफरेंस के बराबर है, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? अब देखिए, तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड फार्मूला आप क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड फार्मूला आप क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट हो गया। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। देखिए तो आंसर ए आ रहा होगा। A particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal। जो फर्स्ट लाइन लिखा है उसके हिसाब से हम डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, मतलब जिस लेवल से थ्रो किया गया है उसी लेवल पर अगर आकर स्ट्राइक लेता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी, इसके मोमेंटम का चेंज जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा? ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम, सबसे पहली बार चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी का चेंज केवल वाई कंपोनेंट होगा, तो ये वाई कंपोनेंट जिस समय आपने थ्रो किया है ये ऊपर की ओर होगा v sin 45 डिग्री, और जब यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में v sin 45 डिग्री। एक्स डायरेक्शन में v cos 45 डिग्री यहाँ भी था और यहाँ पर भी v cos 45 डिग्री। तो नो चेंज इन एक्स कंपोनेंट। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अगर मास इनटू वेलोसिटी होता है तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी एक्स प्लस डेल्टा पी वाई आप लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर आई और यहाँ वेक्टर जी। अब यहाँ पर वेक्टर आई और यहाँ पर वेक्टर जे अगर हम लोग लिखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में 0 है तो 0 आई, और वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? v sin 45 डिग्री वेक्टर जे माइनस इनिशियल कितना है? v sin 45 डिग्री वेक्टर जे। अब ध्यान से देखिए, ये जब आप लिख रहे हैं फाइनल तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वैल्यू होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। और ये जिस समय आपने थ्रो किया है ये अप डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। फाइनल देखिए तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना आ गया? -2v sin 45 डिग्री, मास से मल्टीप्लाई छुटा हुआ है, देखिए तो कैरी नहीं हो पाया है, मास से हर जगह मल्टीप्लाई होगा, मास इंटू वेलोसिटी m, तो यहाँ पर भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो -2mv sin 45 डिग्री 1/√2। यहाँ पर वैल्यू देखिए कितना हो गया, -√2mv। और यहाँ पर j हो जाएगा, तो ये नेगेटिव y एक्सिस की ओर है, तो डेल्टा p इक्वल टू -√2mv वेक्टर j। ठीक है, अब यहाँ पर -√2mv वेक्टर j, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप आंसर करेंगे तो √2mv हो जाएगा आंसर सी नंबर।